शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 24। कथावाचक निधि सहगल। स्त्रियों के संबंध में उपेंद्र को अपना मत परिवर्तन करने का समय आ गया। आज उनको मन ही मन स्वीकार करना पड़ा, स्त्रियों के विषय में उनकी जो भी धारणा थी उसमें बहुत बड़ी भूल थी। ऐसी नारी भी है जिसके सामने पुरुष का आकाश भेदी मस्तक आप ही झुक पड़ता है। शक्ति काम नहीं करती, सिर झुका देना ही पड़ता है। ऐसी ही नारी है किरणमयी। उस रात्रि को जब प्रथम परिचय हुआ था, इसी के संबंध में उपेंद्र ने सतीश के सामने मुंह से दूसरी तरह की बातें कही थी, पर हृदय में सकरुण अवज्ञा के साथ सोचा था कि वह उसी प्रकार की उग्र स्वभाव की स्त्री है जो अत्यंत साधारण कारण से ही होश हवास खोकर विक्षिप्त की भांति विष खाकर या गले में फांसी लगाकर भयंकर कांड कर बैठती है। पर आज उन्होंने देख लिया और समझ लिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अत्यंत संकट के बीच भी बुद्धि ठीक रखना जानती है और जरा भी उग्र ना होकर सरलता से अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकती है। इस घर में सतीश का आना जाना उचित अनुचित जो भी हो, किरणमयी ने बुलाया है, वह खबर सतीश को देनी ही पड़ेगी। इस बात की राह में जाते जाते वह जितना मंथन करने लगे, उनका मन उतना ही दुख से भर उठा। क्योंकि सतीश को उपेंद्र बहुत अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उसके ऊपर आज क्रोध की भी मानो सीमा नहीं थी। उसने जो अपराध किया है उसका विचार किसी दूसरे दिन होगा, लेकिन आज जो सतीश खुले तौर से उनके मुंह के सामने उसके सदा के अधिकृत अग्रज के आसन को दर्प के साथ पैरों से रौंद गया, उसने तनिक भी संकोच नहीं किया। सब दुखों से बढ़कर यही दुख उपेंद्र के कलेजे पर बिंध गया था। कुछ दिन पहले उपेंद्र को घर में बैठकर एक गुमनाम पत्र के द्वारा सतीश के विषय में बातें ज्ञात हुई थी। ये पत्र राखाल ने लिखा था। जब दोनों में प्रेम था, तब सतीश के मुंह से ही राखाल ने उसके इस परम मित्र की बहुत सी असाधारण कहानियां सुनी थी। उपेंद्र भैया की असाधारण विद्या बुद्धि और उनके शुभ निष्कलंक चरित्र की ख्याति कैसी थी। सतीश को बड़ा गर्व था अपने उपेंद्र भैया का, और उनके असीम स्नेह ने उसी स्थान पर चोट पहुंचाने के समान भयंकर आघात सतीश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था। धूर्त राखाल इस बात को भली प्रकार से समझ गया था, लेकिन इस पत्र ने उस समय कुछ भी कार्य नहीं किया था। उपेंद्र ने पत्र पढ़कर फेंक दिया था और पत्र लेखक को लक्ष्य करके मुस्कुराते हुए कहा था, तुम चाहे जो भी हो और सतीश की जितनी ही गुप्त बातों की जानकारी तुमको क्यों ना हो गई हो, मैं तुमसे भी अधिक उसको जानता हूं। और 2 दिनों के बाद पिता के प्रश्न के उत्तर में हंसकर कहा था, सतीश अच्छी तरह ही है, किंतु जान पड़ता है कि किसी से झगड़ा करके पुराना डेरा छोड़कर अन्यत्र चला गया है। उसी मनुष्य ने एक गुमनाम पत्र लिखकर उसके संबंध में अनाप शनाप बातें लिख भेजी हैं। बूढ़े ने उद्विग्न मुंह से पूछा था, कैसी अनाप शनाप बातें उपेंद्र? उपेंद्र ने उत्तर दिया था, उन सब झूठी कहानियों को सुनकर आपको समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो स्वयं ही उसे पाला पोसा है। मैं जानता हूं वह ऐसा कुछ भी ना करेगा जिससे किसी आत्मीय का सिर झुक जाए। आप निश्चिंत रहिए। उनके उस विश्वास पर वज्रपात हो गया, सावित्री को अपनी ही आंखों से देखकर। सतीश के निर्जन कमरे में श्रृंगार करने में निमग्न अकेली रमणी, उसमें कैसी सुगंभीर लज्जा थी, और लज्जा से भी बढ़कर उन दोनों बड़ी आंखों का व्यथित व्याकुल दृष्टि में क्या ही त्रास फूट उठा था। इसमें भूल करने की गुंजाइश नहीं थी। एक क्षण में ही उपेंद्र के मन में राखाल की उस प्रायः भूली हुई चिट्ठी का अक्षर अक्षर मानो आग के अक्षरों की भांति जल उठा था। प्रश्न करने या संदेह करने की और कुछ भी आवश्यकता नहीं थी।
उस चिट्ठी को विश्वास योग्य बता देने की चेष्टा में राखाल ने कुछ भी कमी नहीं की थी। उसमें सावित्री का नाम तो था ही, तरह तरह के विवरणों के बीच उसकी बहुओं के ऊपर एक छोटे तिल रहने की बात का जिक्र करने में भी उसने गलती नहीं की थी। वह चिद्ध इतना ही सुस्पष्ट था कि क्षण भर के दृष्टिपात से ही उपेंद्र ने देख लिया था। सतीश को बुला देने का अप्रिय कार्य मार्ग में ही खत्म करके चले या नहीं, इसका निश्चय करते करते ही भाड़े की गाड़ी ज्योतिष साहब के घर के सामने पहुंच गई और फाटक में प्रवेश करते ही उनकी उत्सुक दृष्टि को किसी ने मानो 2 मंजिले की ओर खींच लिया। उपेंद्र ने गर्दन बढ़ाकर देखा। उन्होंने जिसकी निसंदेह आशा की थी, ठीक वही मौजूद थी। खुली बड़ी खिड़की पर एक स्थिर प्रतिमा इसी रास्ते से ऊपर ही मानो अपना समूचा प्राणमन उड़ेलकर खड़ी थी। इतनी दूर से ही अच्छी तरह देख लेना संभव तो नहीं था, तो भी उनके मानस नेत्रों से खिड़की पर खड़ी होने वाली के होठों की कुछ कपकपी से लेकर आंखों की पलकों के ऊपर की जल रेखा तक भी छिपी नहीं रही। उनकी इतनी देर की चिंता, ज्वाला, अभिमान और अपमान के घात प्रतिघात की वेदना मिट गई। केवल यही एक बात मन में जाग उठी कि सुरबाला की सारी रात और समूचा प्रातःकाल न मालूम किस तरह बीता है, जो ऐसी है शक्ति रहने की हालत में शायद उसको घर से बाहर निकलने भी नहीं देती। उसने इस अपरिचित शहर के बीच इस गंभीर रात्रि में अपने बीमार पति को अकेले घर से बाहर जाने देकर इतने समय तक कैसे बिताया। इसे सोचकर एक तरफ उनको हंसी आ गई और दूसरी तरफ वैसे ही आंखों के कोनों में जल भी आ गया। सरोजनी शायद खबर मिलने पर ठीक उसी समय अंदर से दौड़ती हुई बाहर के बरामदे में पहुंच गई। उपेंद्र को देखते ही उसके मुंह पर और उसके नेत्रों में हंसी की छटा भर गई। गाड़ी से उतरते न उतरते ही वो बोल उठी, बाहर अब एक पल भी नहीं, एकदम ऊपर चलिए। उपेंद्र यथासंभव गंभीर मुंह से इसका कारण पूछते समय स्वयं भी हंस पड़े। तब सरोजनी ने हंसकर कहा, अच्छी स्त्री को कल रात को आपने मेरे जिम्मे कर दिया था, ना तो स्वयं सो सकी ना तो मुझे ही सोने दिया। सारी रात गाड़ी की आवाज सुनती रही और खिड़की खोलकर देखती रही। ये क्या, पत्र लिखने क्यों बैठ गए? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, एक बार दर्शन तो दे दीजिए, उसके बाद जो इच्छा हो कीजिए, अभी नहीं। बाहर के बरामदे में एक छोटी सी मेज पर लिखने की सामग्री तैयार थी। उपेंद्र ने एक कागज खींचकर कहा, पत्र लिख लूं, उसके बाद जो कहिए मैं कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले नहीं, 5 मिनट से ज्यादा न लगेगा। इच्छा हो तो जाकर खबर दे सकती हैं। सरोजनी ने उसी तरह हंसते हुए चेहरे से कहा, मुझे खबर देने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ही मुझे खबर देने के लिए भेजा है। अच्छा, मैं 5 मिनट खड़ी रहती हूँ, आपको साथ लेकर ही चलूंगी। उपेंद्र फिर उत्तर न देकर पत्र लिखने लगे। लिखते लिखते उनके चेहरे पर व्यथा और विरक्ति के जो सुस्पष्ट चिन्ह पड़ रहे थे, उन्हें निकट ही खड़ी रहकर सरोजनी निरीक्षण कर रही थी। इसको वह जान भी ना सके। पत्र समाप्त करके उसको लिफाफे में भरकर पता लिखकर उपेंद्र ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। कोचवान ने आकर सरोजनी को लक्ष्य करके कहा, गाड़ी तैयार है। उपेंद्र ने पूछा, क्या बाहर जाएंगी? सरोजनी ने कहा, हाँ, अपना छोटा पियानो मरम्मत करने को दे आई हूं, उसे एक बार देख आऊंगी। उपेंद्र ने खुश होकर कहा, पता लिखा है, थोड़ा कष्ट उठाकर ये पत्र साइस के हाथ घर भिजवा दीजिएगा। ये कहकर उपेंद्र ने सरोजनी के फैलाए हुए हाथ पर पत्र रख दिया। सरोजनी कुछ देर तक उसके सिरनामे की तरफ देखती रही। नाम और पते की 2 लाइनों को पढ़ने में अधिक समय नहीं लगा। उसके बाद उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, सतीश बाबू इस बार हम लोगों के घर पर क्यों नहीं आए? हम लोगों के साथ आया नहीं, सतीश बराबर यहीं रहता है।
ये समाचार सुनकर सरोजनी चौंक पड़ी। उपेंद्र के मन की अवस्था ये सब देखने योग्य नहीं थी। अगर रहती तो वे चकित रह जाते। सरोजनी ने अपनी लज्जा को दबाकर सहज भाव से बोलने की चेष्टा की। वह कभी इस ओर कदम नहीं रखते, लेकिन इतने दिनों से इतने पास रह रहे हैं। उपेंद्र अन्यमनस्क होकर कोई दूसरी ही बात सोच रहे थे। बोले, मालूम पड़ता है आप लोगों की बातें उसे याद नहीं है। ये बात कितनी सहज थी, लेकिन कैसी कठिन होकर सुनने वाली की कानों में जा लगी। उपेंद्र ने कहा, एक बात है, दिवाकर कहाँ है? वह भैया के साथ हाईकोर्ट घूमने गए हैं। चलिए आपको साथ लेकर पहले अंदर पहुंचा आऊं, कहकर सरोजनी घर में चली गई। 20 मिनट के बाद वो लौटकर जब गाड़ी पर सवार हो गई और आदेश अनुसार गाड़ी जब सतीश के डेरे की तरफ रवाना हो गई, तब अंदर बैठी हुई सरोजनी का हृदय कांपने लगा और गाड़ी जितना ही अग्रसर होने लगी, हृदय का स्पंदन मानो उतना ही प्रबल होने लगा। उसे लगा मानो वह ऐसे ही एक महत्वपूर्ण काम का भार लेकर जा रही है, जिसकी सिद्धि पर उसके अपने ही भविष्य का भला बुरा मानो सब कुछ निर्भर कर रहा है। थोड़ी ही देर में गाड़ी सतीश के डेरे के सामने आकर ठहर गई और साइज पत्र हाथ में लिए उतरा। सरोजनी ने गाड़ी के एक कोने में सट कर सिकुड़ कर बैठी रहकर कान लगाए दरवाजे पर साइज का कराघात सुना। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने का शब्द और उसके अंदर जाने की आवाज उसे मालूम हुई और उसके बाद प्रति क्षण किसी सुपरिचित गंभीर कंठ स्वर कानों में पहुंचने की आशंका और आकांक्षा से स्तब्ध रोमांचित होकर वह बैठी रही। वह अवश्य जानती थी गाड़ी और गाड़ी के अंदर जो बैठी हुई है, साइज के मुंह से उसका परिचय पाकर सतीश स्वयं ही आ जाएगा। उसको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जो व्यक्ति इतने दिनों से इतना निकट रहकर भी इस तरह भूल कर रह सकता है, उसको ये समाचार तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। फिर साइज का कंठ स्वर दरवाजे के पास सुनाई पड़ा। वह दरवाजा बंद भी हो गया और क्षण भर बाद ही वह पत्र हाथ में लिए अकेले लौट आया। उसने कहा, बाबू घर में नहीं है। घर में नहीं है? पल भर के लिए सरोजनी स्वस्थ होकर बच गई। मुंह बढ़ाकर उसने कहा, पत्र लौटाकर क्यों लाया? जा रखा। साइस ने कहा, बाबू कलकत्ता में नहीं है। दिन के 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए। ये बात सुनकर ना मालूम क्यों उसको ये घर अपनी ही आंखों से देख लेने की अदम्य इच्छा हो गई। उसका ठीक कारण वह स्वयं भी न समझ सकी और दूसरे ही क्षण वह उतर आई, फिर किवाड़ खोलकर अंदर चली गई। हिंदुस्तानी रसोइया चीजों के पहरे पर तैनात था। उसकी सहायता से सभी कमरों में घूम फिरकर देखकर नीचे उतरने के रास्ते में रस्सी की अर्गनी पर लटकती हुई एक अधमैली चौड़ी पाट की साड़ी पर सरोजनी की निगाह पड़ गई। कौतूहली होकर प्रश्न करने पर ब्राह्मण ने अपनी बोली में बताया, ये माँ जी का कपड़ा है। तीसरे पहर स्नान कर सावित्री ने अपने पहनने की भीगी साड़ी सूखने के लिए डाल दी थी। वह उस समय तक टंगी हुई थी। आश्चर्य में पड़कर पूछताछ करने पर इस माई जी के बारे में सरोजनी को जो बातें मालूम हुई, उससे वह और भी आश्चर्य में पड़ गई। जो सब घटनाएं सहज भाव से घटित नहीं होती और जिनके अंदर पाप रहता है, उन्हें छानबीन कर समझ ना सकने पर भी सभी लोग अपनी बुद्धि के अनुसार एक प्रकार समझ सकते हैं। ये हिंदुस्तानी भी सपत्नीक उपेंद्र के आने और इस तरह उसी क्षण चले जाने से लेकर आज सवेरे मालिक के अचानक प्रस्थान कर देने के बीच माई जी का जो संपर्क रहा, उसको अनुमान से समझा गया था। विशेष रूप से सतीश का उद्भ्रांत आचरण किसी भी आदमी की दृष्टि से छिपा रहना संभव नहीं था। इसलिए उसने सावित्री की बीमारी आदि की बहुत सी बातें कह दी और उसकी देखभाल करने के लिए उसके मालिक को इस तरह व्यस्त
और व्याकुल होकर अकस्मात प्रस्थान करना पड़ा है, ये बात भी उसने एक तरह समझा दी। सरोजनी यही एक नया तथ्य जान गई कि उपेंद्र वगैरह सबसे पहले इसी घर में आए थे। सामान तक गाड़ी से उतार लिया गया था, लेकिन उसी दम सब उठाकर उसी गाड़ी पर सवार होकर चले गए। फिर भी उन लोगों में से किसी ने सतीश के नाम का भी जिक्र नहीं किया। उसके बाद आज ये पत्र आया है, स्पष्ट ही समझ में आ गया उपेंद्र को अपने मित्र के अकस्मात चले जाने की बात मालूम नहीं है। अधीर उत्सुकता से लगातार इस स्त्री के संबंध में तरह तरह के प्रश्न करके उसकी अवस्था और सुंदरता के संबंध में उसको जो तालिका मिली, ये सत्य लांघकर भी बहुत ऊंचाई पर चली गई। आखिर में लौट आने पर जब वह गाड़ी में बैठ गई, तब उसको पियानो की मरम्मत कराने का शौक दूर हो गया था और अज्ञात भारी बोझ से हृदय के अंदर भाराक्रांत हो उठा था। ये रहस्यमयी कौन है और किस कार्य के सिलसिले में आई थी, ये बात जानी नहीं गई, लेकिन एकाएक छिपाने चुराने का अस्तित्व उसके मन में दृढ़ता से अंकित हो रहा। सतीश और किरणमयी पर उपेंद्र की रंजिश और अभिमान जितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसको प्रधानता देकर कर्तव्य की अवहेलना करना उनकी आदत नहीं है। इसलिए भोजन आदि के बाद पथुरिया घाट के घर पर लौट जाने की ही उनकी इच्छा थी अवश्य, लेकिन घोर थकावट ने आज उनको परास्त कर दिया। इसके अलावा सुरबाला ऐसी जिद पकड़े रही कि उसकी अवहेलना करके जाना भी कठिन हो गया। कई घंटे बाद जब उनकी नींद टूटी, तब दिन शेष नहीं था। हड़बड़ाकर उठ बैठ जाने के साथ ही पास की तिपाई पर रखे हुए पत्र पर उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे उठाकर हाथ में लेकर उन्होंने देखा, पत्र उसी तरह बंद है, जिस कारण ही क्यों ना हो वह सतीश के हाथ में नहीं पड़ा है। आहट पाकर सुरबाला ने कमरे में प्रवेश कर कहा, सतीश बबुआ यहाँ नहीं है, दिन के 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए हैं। ये समाचार सुनकर उपेंद्र का मुख स्याह हो गया। पहले ही ख्याल हुआ इस अपरिचित शहर में हारान के आसन्न मृत्यु संबंधी जितने कर्तव्य हैं, अब अकेले उन्हीं को संपन्न करने पड़ेंगे। ओह, कितने काम हैं और कितने भयंकर कष्टकर हैं। लोगों को बुलाना, चीज सामान जुटा देना, सद्य विधवा और जननी की गोद से उसके एकमात्र संतान का मृत शरीर खींचकर ढो ले जाना, इस मर्मांतक शोक के दृश्य की कल्पना करके ही उनका सर्वांग पत्थर की तरह भारी और समस्त चित्त पथुरिया घाट के विरुद्ध वक्र होकर खड़ा हो गया। अपनी जानकारी में वे मन ही मन सतीश के ऊपर निर्भर थे। अब वही संकट अभिमान और अपमान के आवरण को भेदकर सामने प्रकट हो गया। ये सब काम उपेंद्र की प्रकृति के विरुद्ध हैं। यथाशक्ति वह इसमें पड़ना नहीं चाहते थे। सतीश के लिए ये सब काम कितने सहज थे। गांव में ऐसा कोई भी आदमी नहीं मरा जहां वह अपना कर्मठ बलवान शरीर लेकर सबसे पहले हाजिर ना हुआ हो, और सभी अप्रिय काम चुपचाप आडंबर के बिना संपन्न ना कर दिए हों। दुर्दिन में सभी उसको खोजते थे और उसके आगमन से शोकास्त्र और विपत्तिग्रस्त गृहस्थ इस दुख के भी बीच सांत्वना और साहस पाता था। वही जब कलकत्ता छोड़कर चला गया, तब क्षण भर के लिए उपेंद्र को किसी और फिर रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। सुरबाला ने पति के मुख का भाव देखकर हारान की अवस्था के बारे में पूछा, लेकिन सतीश का प्रसंग नहीं उठाया। सरोजनी ने वापस आकर बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत के बहाने जो जिक्र किया था, उसी से उसने कल रात की घटना का अनुमान कर लिया था। सतीश उसके पति का कितना बड़ा मित्र है, इसको वह जानती थी, इसलिए इस व्यथा को उसने छिपा दिया। सुरबाला की सांसारिक बुद्धि पर कुछ भी आस्था न रहने के कारण ही उपेंद्र किसी दिन भी स्त्री के सामने किसी समस्या का जिक्र नहीं करते थे।
लेकिन अभी अभी वह अपने को इतना विपत्तिग्रस्त समझ रहे थे कि उसी क्षण सारी स्थिति खोलकर प्रकट करके व्याकुल भाव से बोले, वह मुझे इस विपत्ति में छोड़कर चला जाएगा सुरो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अकेला इस अनजान स्थान में क्या उपाय करूं? ये कहकर उपेंद्र मानो असहाय शिशु की भांति स्त्री के मुंह की ओर ताकने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पति की इतनी बड़ी विपत्ति का समाचार पाकर भी सुरबाला के मुख पर तनिक भी घबराहट न दिखाई दी। वह निकट चली आई और उनका एक हाथ पकड़कर बिछौने पर बैठाकर धीरे से बोली, तो क्यों इतना सोचते हो? इस कलकत्ता में किसी के लिए भी काम नहीं रुकता। चाय तैयार है, हाथ मुंह धोकर तुम चाय पी लो। छोटे बबुआ जी को साथ लेकर मैं भी चल रही हूँ, चलो। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम चलोगी? सुरबाला ने अविचलित भाव से कहा, अवश्य ही चलूंगी। किसी स्त्री के दुर्दिन में उसके पास रहना स्त्री का ही काम है। ये कहकर उसने अनुमति के लिए प्रतीक्षा भी ना करके पास के कमरे से चाय लाकर हाजिर कर दी और दिवाकर को खबर देकर बाहर चली आई। गृहस्थों के घर में जब संध्या के दीपक जलाए जा चुके थे, ठीक उसी समय उन लोगों ने पथुरिया घाट के घर में प्रवेश किया। सदर दरवाजा खुला था, लेकिन नीचे कहीं भी कोई नहीं था। अंधेरा टूटा फूटा घर शमशान की तरह खामोश था। दोनों को सावधानी से अनुसरण करने का संकेत करके उपेंद्र ऊपर चढ़कर हरान के बंद किवाड़ के सामने आकर क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर खड़े हो गए। अंदर से केवल एक मर्म भेदी लंबी सांस कानों में आकर पहुंची। कांपते हुए हाथ से किवाड़ ठेल कर देखते ही अंधकार में बिछौने पर आपात मस्तक वस्त्राच्छादित हारान का मृत शरीर दिखाई पड़ा। उसके दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाकर सद्य विधवा औंधी होकर पड़ी हुई थी। उसने एक बार सिर हिलाकर उठाकर देखा और दूसरे ही क्षण विद्युत वेग से उठकर खड़ी होकर आर्द्र स्वर से मां कहकर चीत्कार करके तुरंत ही उपेंद्र के पैरों के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी। और उसी क्षण पल भर में सुरबाला ने उद्भ्रांत हतबुद्धि पति को एक ओर ठेल कर कमरे में घुसकर किरणमयी के मुंह को अपनी गोद में ले लिया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 24। कथावाचक निधि सहगल।